Hi, I am Vikrant Sharma. I did my graduation from BITS पिलानी। मैंने RAS 2021 पे प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये मेरा दूसरा प्रयास था। इससे पहले मैंने 2018 में RAS में 688 रैंक प्राप्त की थी। अब मैं आपको मेरी जो भी सफलता है उसके पूरे सफ़र में किस प्रकार से मैंने प्रयास किया उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैंने बिट्स पिलानी से ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल तक टाटा स्टील लिमिटेड में कार्य किया था। वहाँ पर काम करने के दौरान मुझे अनुभव हुआ कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहिए और वहीं पर मैंने निर्णय लिया कि मैंने यूपीएससी की तैयारी करने का निर्णय लिया। यूपीएससी के 2 अटेम्प्ट देने के बाद कुछ कारणों से मुझे लगा कि आरएएस जो है, क्योंकि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, कंपैरेटिवली उसमें कम अनिश्चितताएँ हैं, तो मैंने उस पे फ़ोकस करने का निर्णय लिया। आरएएस के प्रथम प्रयास में मैंने केवल खुद पे निर्भर रहते हुए सारी तैयारी की और सेल्फ स्टडी को ही फ़ोकस में रखा, जिसकी वजह से कुछ कमियाँ मेरे प्रयास में रह गई और मैं जो सक्सेस मुझे मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। हालाँकि मैंने इंटरव्यू फ़ेस किया। उसके बाद मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मैंने फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया और इस दूसरे प्रयास में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब मैं सिलसिलेवार बताना चाहूँगा कि मैंने किस प्रकार से अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको किया। सबसे पहली बात, अगर हम आरएएस में प्रीलिम्स की लेते हैं, तो प्रीलिम्स का जो वेटेज होता है उसमें काफ़ी वेटेज राजस्थान के पोर्शन का रहता है। तो राजस्थान के पोर्शन की तैयारी मैंने, क्योंकि मैं राजस्थान बोर्ड का विद्यार्थी रहा हूँ, तो राजस्थान के बारे में काफ़ी जानकारी मुझे पहले से थी और उसको और अधिक बेहतर करने के लिए मैंने राजस्थान की जो प्रचलित बुक्स हैं, उनसे मैंने उसकी प्रिपरेशन की और यूपीएससी की जो मैंने प्रिपरेशन की थी, उससे मुझे इसमें सहायता मिली। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी कुछ यूपीएससी की जो स्ट्रैटेजी थी और कुछ जो राजस्थान के बुक्स थी उनसे कंप्लीट हुई। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो इसमें टेस्ट सीरीज भी मैंने इसमें यूज़ की थी, जिसमें मैंने भाटी आश्रम की टेस्ट सीरीज और उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज जो है उसका उपयोग लिया था। प्रीलिम्स के बारे में अगर बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो, जैसे लास्ट टाइम अभी प्रीलिम्स हुआ है तो उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। मैथ्स वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी टफ कर दिया गया है, तो उसमें अलग से मुझे लगता है कि प्रिपरेशन की ज़रूरत है और उसमें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो आरपीएससी ने नया ऑप्शन लाया है कि 5 ऑप्शंस जो हैं वो होते हैं इसमें, कि अगर आप कोई भी ऑप्शन आपको उसमें अटेम्प्ट नहीं करना है तो 5th वाला जो है वो भरना ज़रूरी होता है और अगर आप 10% से ज़्यादा खाली छोड़ देते हैं तो उससे भी आपको क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे आप। तो इसलिए इससे भी थोड़ा जो मेंटल बर्डन है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसलिए प्रीलिम्स का जो अगर हम देखें पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें मैं मानता हूँ कि अगर किसी को राजस्थान का जो पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता होगी, क्योंकि मैंने भी प्रीलिम्स 2 बार दिया है तो बड़ी आसानी से, एक्चुअली 3 बार दिया है, क्योंकि अभी वाला जो भी प्रीलिम्स हुआ है वो भी रिज़ल्ट से पहले हो गया था। तो मैंने वो भी दिया था 5 ऑप्शन वाला। तो वो मुझे लगता है कि वो आराम से प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, अगर सही ढंग से मेहनत की जाए। अगर हम देखें कि मैथ्स वाले जो पोर्शन है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से की जाए। और राजस्थान के लिए अगर हम देखते हैं कि जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स चलती हैं, जैसे हम स्पेसिफिकली देखें, जो 10th की एक बुक आती है राजस्थान संस्कृति की, उसे फॉलो करना चाहिए। बाकी जो एनसीईआरटीज़ की बुक्स आती हैं उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स है जैसे ज्योग्राफी है, इनके लिए एनसीईआरटी की जो बुक आती है उसको फॉलो करने से काफ़ी हद तक सिलेबस जो है वो कवर हो जाता है। बाकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीलिम्स के मैंने मॉक्स जो लगाए थे वो अ, लगभग 20 मॉक्स मैंने लगाए थे प्रीलिम्स के और अ, यही मैंने फॉलो किया था जो उसका शेड्यूल वाइज़ सिलेबस था और बाकी जो फुल सिलेबस मॉक थे वो मैंने 4 लगाए थे।
प्रीलिम्स के लिए अगर मैं देखता हूँ तो क्योंकि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी इनिशियली, तो मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था और उसके साथ ही मैंने जो है कि राजस्थान के लिए राजस्थान बोर्ड की बुक को पढ़ा था। लेकिन लास्ट टाइम पे जब 1 मंथ रह गया था तो मैंने उत्कर्ष का जो एमसीक्यू बैच होता है, वो जॉइन किया था क्योंकि उसमें रिवीजन काफ़ी फास्ट करवाई जाती है, तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली थी। प्रीलिम्स में मैंने जो अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन वो क्योंकि लगभग 100 मार्क्स के आसपास अगर मार्क्स आ जाते हैं तो काफ़ी सिक्योर समझा जाता है। तो जो मेरा पिछला अटेम्प्ट था उसमें मैंने लगभग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 150 क्वेश्चंस में, ताकि ओवरऑल मेरे मार्क्स जो है वो 100 तक बन पाएँ और उसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कंपनसेट करके। और इस बार वाले प्रीलिम्स मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे, 120 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मार्क्स मेरे 115 रहे हैं। तो लगभग इतने क्वेश्चन मुझे लगता है कि जब अब जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है और पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो हमें 120 क्वेश्चन के लगभग अटेम्प्ट करने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम कोई फ्रेश स्टूडेंट है जिसने कभी कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो उसे कम से कम 4 टू 5 मंथ की तैयारी चाहिए प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो मेंस का एग्ज़ाम है, उसमें क्योंकि हमें रिटन जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। रिटन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं, वो हम कहाँ से कवर करें। सिलेबस के मैंने किसी एक बुक को फॉलो नहीं किया, मैंने सिलेबस के जो टॉपिक्स थे, वो जहाँ पर भी मुझे बेहतर ढंग से उपलब्ध हो सके, मैंने वहाँ से उसे एकत्र करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए जैसे भारत की भू-राजनीति व्यवस्था है या विश्व की भू-राजनीतिक व्यवस्था है, उसका जो टॉपिक है, तो वो कई यूपीएससी की जो ऑनलाइन साइट्स हैं, जैसे दृष्टि आईएएस है, विज़न आईएएस है, इनसाइट्स ऑन इंडिया है, इन इन वेबसाइट पर काफ़ी अच्छे तरीके से दिया जाता है, तो मैंने वहाँ से उसको लिया है। इसी प्रकार अन्य जो भी टॉपिक हैं, उनके लिए जो प्रचलित बुक्स हैं आरएएस के लिए, वो मैंने उनकी सहायता ली। हाँ, अब मैं मेंस की बात करता हूँ तो मेंस के 2 कंपोनेंट है। एक तो जो हमारे सिलेबस की कंपोनेंट है जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 और एक जो हमारा आंसर राइटिंग वाला पोर्शन है। अगर सिलेबस की बात करूँ मैं तो जैसे जीएस 1 है उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और मैनेजमेंट जैसे छोटे-छोटे टॉपिक्स भी आते हैं। हिस्ट्री की बात मैं स्पेसिफिकली करूँ तो इसके लिए तो जो एनसीईआरटी है वही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि एनसीईआरटी में से ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं इसके। और जो इकोनॉमिक्स है उसके लिए क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, इसके लिए तो जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है और जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है, उसको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने से काफ़ी हद तक इसके टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं। बाकी मार्केट में बुक्स भी आती हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो वो भी पढ़ी जा सकती है। जैसे 2018 के एक टॉपर थे मनमोहन शर्मा जी, उनकी एक बुक आती थी इकोनॉमिक्स की, उसको उसको मैंने फॉलो किया था, तो वो भी पढ़ी जा सकती है। वो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही बनाई गई थी। और बाकी जो छोटे सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी है जैसे, ये भी हमको एनसीईआरटी में टॉपिक्स मिल जाते हैं इसके। और मैनेजमेंट जो है ये मैंने तो क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी और मेरे ये टॉपिक सप्लाई चेन वगैरह थे, तो मैंने एक्स्ट्रा कोई इसके लिए अलग से कोई फॉलो नहीं किया था किसी चीज़ को। और तो और जो अकाउंट्स वाला जो पोर्शन होता है उसके लिए मैंने जैसे सम्यक है उसके जो नोट्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो मैंने पढ़े थे। इसके अलावा जो जीएस 2 की अगर हम बात करते हैं तो जीएस 2 के में 3 पोर्शन होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है और जियोग्राफी होता है। तो इसमें भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है इसका तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमको कहीं से भी उपलब्ध हो जाते हैं। हम देखें तो दृष्टि आईएएस में के भी नोट्स मार्केट में मिल जाते हैं और विज़न आईएएस के भी मिल जाते हैं। ऑनलाइन भी काफ़ी मटेरियल अलग-अलग इंस्टीट्यूट का हमें मिल जाता है। तो उसको फ़ॉलो किया था मैंने टॉपिक वाइज़, जो भी टॉपिक हमें चाहिए होता है। बाकी क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड है कि हम कैसे किसी कॉन्सेप्ट को उसको अप्लाई करते हैं, कैसे किसी कॉन्सेप्ट को और अधिक एनरिच करते हैं। तो वो हमारे खुद पे डिपेंड करते हैं, हम एग्ज़ाम्पल्स कैसे उसमें जोड़ते हैं। तो वो प्रैक्टिस से आता है या न्यूज़पेपर से हमको एग्ज़ाम्पल्स मिल सकते हैं, नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। फिर अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो मैंने सम्यक का ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था, जिससे क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक जो है वो बिल्कुल नया जुड़ा था, तो उसपे मैंने उनको फ़ॉलो किया था।
धर्मेंद्र सर उसमें पढ़ाते थे, तो मैंने उनको फॉलो किया था। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही है, तो इसमें मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। और मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक नया सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स थे वो काफ़ी नए जुड़े थे 2021 के टाइम पे, और लेकिन इसका पेपर काफ़ी जनरल आया था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो नेक्स्ट मेंस होगा उसमें इसमें से कई नए टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो नए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। जहाँ तक ज्योग्राफी की बात है, तो ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो भी एनसीईआरटी की बुक से आसानी से तैयार किया जा सकता है। जीएस 3 की बात करें तो इसमें पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 3 जो छोटे सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स, योगा और लॉ, ये आते हैं। पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में हर कोई लक्ष्मीकांत पढ़ता है, तो मैंने वही पढ़ी थी, तो उसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा फॉलो नहीं किया। पॉलिटी के साथ-साथ इसमें इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं और करंट अफेयर्स वगैरह भी होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, वो भी हमको ऑनलाइन कई साइट्स हैं, जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया है या और भी कई सारी साइट्स हैं, वहाँ से हमें बड़ी आसानी से मिल जाते हैं वो टॉपिक। इंडिया रशिया रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस, तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी अगर बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स दोनों के टॉपिक्स अगर मैं देखूं तो राजकुमार कसवा जी की एक बुक आती है, उसको मैंने फॉलो किया था, उससे ये कवर हो जाता है। स्पोर्ट्स, योगा और लॉ, ये इसमें बड़े जनरल से टॉपिक्स हैं जो हमें कई प्रकार के मार्केट में मिलते हैं नोट्स, तो उसको मैंने फॉलो किया था। इसमें कोई स्पेसिफिक मैंने नहीं ऐसा किया था, लेकिन फिर भी जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं उसमें कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के बारे में और योगा के बारे में दिया हुआ है, तो वो मैंने जरूर पढ़ा था। अब GS 4 की बात करें तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट हैं। हिंदी की अगर बात करें तो राघव प्रकाश जी की बुक हर कोई पढ़ता है और वही मैंने फॉलो की थी। इंग्लिश में भी मैंने जो एक बुक आती है, मैं नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी फेमस बुक है, आरएस के लिए आती है, सबको पता है, मार्केट में काफ़ी फेमस है वो बुक, तो वो मैंने फॉलो की थी। और इन 2 बुक्स को ही मैंने आधार बना के अपना प्रिपरेशन की थी। इसके अलावा अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें तो आंसर राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, और मुझे लगता है कि जो मेरा पिछला प्रयास था उसमें अगर मैं आंसर राइटिंग करता तो मैं पिछले प्रयास में ही सफल हो सकता था। और उसमें आंसर राइटिंग करने में ये है कि हमको नए-नए तरीके पता चलते हैं कि एक ही क्वेश्चन को हम कैसे अलग-अलग तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे हिस्ट्री की बात करूँ तो मैंने जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता था, उसमें भी कंक्लूजन इंक्लूड करने का प्रयास किया था। हालाँकि बहुत कम वर्ड्स में लिखना होता है, 50 वर्ड्स में लिखना होता है, लेकिन मैंने उसमें भी कंक्लूजन लिखने का प्रयास किया था। शायद मुझे लगता है उससे मेरा आंसर जो है बाकी जो लोग हैं उनसे थोड़ा अलग हुआ होगा। इसके अलावा अगर बात करूँ आंसर राइटिंग में, तो जैसे हिंदी इंग्लिश में है, हम कई टॉपिक्स है, कंपोजिशन है जैसे, तो वो जैसे-जैसे हम लिखते हैं तो हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। तो प्रैक्टिस इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी, मैंने आंसर राइटिंग के लिए ऑफलाइन भाटिया आश्रम में जो टेस्ट सीरीज थी, 2-3 महीने तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद से लेकर मेंस से 1 महीने पहले तक मैं वहाँ पर रहा था और मैंने वो ऑफलाइन रूप में वहाँ पे लिखी थी। जैसे यूपीएससी की तुलना में अगर हम आरएएस की बात करें तो इसमें करंट अफेयर तुलनात्मक रूप में उतना नहीं पूछा जाता कंपैरेटिवली, और देखें तो जो थर्ड GS 3 है उसमें एक टॉपिक आता है इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स और सब स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो इसमें कुछ-कुछ मात्रा में पूछा जाता है और मुझे लगता है कि इसमें इतना कोई वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ें हैं वो हम सामान्य रूप से अगर हम न्यूज़पेपर में थोड़ा-सा भी देख लेंगे, तो वो कवर हो जाता है। जैसे अभी लास्ट टाइम वाला जो मेंस था उसमें जो ये यूएई रिलेशन से रिलेटेड एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके बारे में पूछा गया था। वो काफ़ी फेमस एग्रीमेंट है कि अगर वो कई बार न्यूज़ में चलता ही रहता है। तो अगर हम न्यूज़पेपर को थोड़ा-सा भी पलट लेते हैं तो वो करंट अफेयर और आता भी ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, तो हम उसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। हाँ, यूपीएससी में ज़रूर करंट अफेयर्स का काफ़ी वेटेज रहता है। मैंने जो पहला मेरा प्रयास था उसमें मैंने जो आंसर लिखे थे वो बड़े सिंपल लिखे थे। जैसे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी मैंने बस वही उसका आंसर लिख दिया था। लेकिन अभी मैंने दूसरे प्रयास में जो प्रेज़ेंटेशन वाले पॉइंट्स हैं उस पे काफ़ी ध्यान दिया है। जैसे अंडरलाइन करना, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना, या फिर जो डार्क पेन होता है उसके माध्यम से उसको हाइलाइट करना,
इस तरह के प्रयास मैंने किए थे। दूसरा, मैंने जो क्वेश्चन था उनको मोनोटोनस ना करके हर क्वेश्चन को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। जैसे एक क्वेश्चन में अगर मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है, तो दूसरे क्वेश्चन को मैंने पॉइंट्स के रूप में लिखा, तीसरे क्वेश्चन को मैंने पैराग्राफ के रूप में लिखा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ क्वेश्चन पैराग्राफ में नहीं लिखे जा सकते और कुछ क्वेश्चन पॉइंट्स में नहीं लिखे जा सकते। वो हमारी जो वहाँ पे माइंड है वो उतना एक्टिव होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को किस टाइप से हैंडल करना चाहिए। बहुत लोग इस बारे में भी एडवाइस लेते हैं कि कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सबकी अपनी-अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मैंने बटरफ्लो जो पेन है उससे सारे अपने जो एग्ज़ाम हैं उसी से लिखे थे, प्रैक्टिस मैंने उसी से की थी। लास्ट टाइम पे मुझे भी लगा था कि मुझे पेन चेंज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने प्रैक्टिस उसी पेन से की थी तो मैंने उसी पेन से एग्ज़ाम जो अटेम्प्ट दिया था। नोट मेकिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये हर किसी पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को बुक्स पे ही अंडरलाइन करना पसंद लगता है कि बुक में अंडरलाइन कर लेंगे, बुक में से पढ़ लेंगे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि कुछ-कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं और काफ़ी मार्क्स उसमें से हमारे आ सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स के हमें शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए और मैंने भी इन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे ताकि जो लास्ट टाइम है उसमें हम उसको रिवाइज़ बड़ी आसानी से कर सकें। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला टॉपिक है। तो वो बड़ा छोटा-सा टॉपिक है, अगर उसके हम रीज़न्स और ये सारे छोटे-छोटे नोट्स बना लेंगे फ्लो चार्ट के रूप में, तो जो लास्ट टाइम होगा जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसमें रिवाइज़ कर लेंगे तो कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तो पॉइंट्स अगर हमको याद होंगे तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि हमें पेशेंस की काफ़ी ज़रूरत रहती है कि हमें कभी भी, क्योंकि काफ़ी लंबा समय इसमें लगता है, 2 से 3 साल का समय लगता है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी बात है। इसके बिना तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें कि क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमें बार-बार अपनी जो भी रणनीति है उसको बार-बार बदलना नहीं चाहिए। हम जो एक चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं उसी को दोबारा बार-बार करते रहना चाहिए। एक बुक को फ़ॉलो कर रहे हैं तो उसी को फ़ॉलो करते हुए बार-बार जो हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी से नोट्स बना लेने चाहिए। बजाय इसके कि हम एक ही टॉपिक को 4-4 5-5 जगहों से देखें। ठीक है, 2 जगह से देख सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा जगह पे एक टॉपिक को नहीं देखना चाहिए। गंगानगर के केसरी सिंहपुर कस्बे की निवासी हूँ और जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली की एक बेटी होने के नाते मेरी आरंभिक शिक्षा वहीं से राजकीय स्कूल से 10वीं तक मैंने पढ़ाई की है। बिगनर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि हमको सेकंड रैंकर की तरह 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल लगाने हैं। मुझको ऐसा लगता है कि आजकल जमाना क्विक लर्नर का है और क्विक रिजल्ट का भी है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आरएस एक हथेली पे सरसों उगाने वाली एक पोस्ट है। डेफिनेटली ऐसी नहीं है। इसके लिए आपको कठिन परिश्रम और मेहनत की जरूरत है और आजकल एग्जाम का फेयर पैटर्न है, तो डेफिनेटली सब बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, डीप डाउन होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी पढ़ाई करने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूंगी जरूरी नहीं है 1000 टेस्ट देने से ही सेकंड रैंक सिक्योर की जाती है। तो आपको टेस्ट देने हैं, जितने भी टेस्ट आ रहे हैं आप कुछ ना कुछ अगर उसको देख भी रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि गलती मेरी कहाँ है। जब आपको ये पता चल जाता है ये गलती मेरी यहाँ है तो आप वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करते और यहीं से एग्जाम में जो सफलता है यहीं से शुरू हो जाती है। तो हमको ये करना है कि हम ये नहीं सोचे कि फला आदमी ने 7 साल लगाए, इस आदमी ने 8 साल लगाए। मैंने ये भी देखा है कि जिनको सफलता पहले ही अटेम्प्ट में, मेरे साथ जो कलीग्स थे उनकी सफलता पहले अटेम्प्ट में उनकी मिल गई। अगर आपका फाउंडेशन, जैसे कि आपकी एजुकेशन, मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में रही, तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं इतना पढ़ाई में पहले अव्वल नहीं थी। धीरे धीरे मुझको ऐसे ज्ञान हुआ कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आप स्टार्टिंग से अव्वल हैं और नहीं भी अव्वल है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज आप डेडिकेटेड होकर समर्पित रूप से तैयारी करते हैं और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप अच्छी रैंक पे सिक्योर हो सकते हैं और अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेंस पे, क्योंकि मेंस एक ऐसा इसका बड़ा फैक्टर मान सकते हैं आरएस के एग्जाम का, जिसमें 800 नंबर का पेपर आता है और 4 एग्जाम्स होते हैं और एक पेपर रहता है हमारा फोर्थ पेपर हिंदी इंग्लिश का। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर में सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री आती है। तो हिस्ट्री में आप देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं।
विश्व इतिहास में से हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको ये करना है कि जो जो बड़े पार्ट्स हैं उस पे आप चाहे कम फोकस करें। अगर आपकी तैयारी में टाइम, जैसे अगर आपको मेंस में ज्यादा टाइम मिल रहा है तो आप एंशिएंट और मिडाइवल में जा सकते हैं, अगर नहीं तो आप सुपरफिशियल तैयारी करें। मुझे लगता है कि एंशिएंट और मिडाइवल की अगर हम सुपरफिशियल, जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ लिया, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ लिया, सल्तनत काल पढ़ लिया, मुगल काल पढ़ लिया, इसके बाद आप सीधा अगर उसमें आ जाएं, मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाएं, तो आप बेटर रहेंगे, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, जिसमें आपका लगभग जो 3 सिलेबस के खंड आप पूरे कर सकते हैं। तो ऐसे आप करिए कि आप सुपरफिशियली मिडाइवल और एंशिएंट को देख लीजिए, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वुमन पैटर्न रहा है। इसके बाद आप सीधा मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में से एक तो एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक आपके जो विचार हैं वो बहुत डेवलप होते हैं, जैसे राष्ट्रवाद की भावना है, देशभक्ति की भावना है, स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व की बात है, तो ये आपके वहीं से आएंगे। तो आप उस पर फोकस करिए और विश्व इतिहास पे फोकस करिए। इसके साथ साथ हमारे पास जैसे सोशियोलॉजी है और मैनेजमेंट के खंड है, तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि बिगिनर्स के लिए तो ये बिल्कुल नए सब्जेक्ट है, क्योंकि हम किसी भी स्ट्रीम से आए तो ये, जैसे मैं साइंस से हूँ तब भी मेरे लिए नए हैं, अगर मैं आर्ट्स से आऊँ तब भी मेरे लिए नए हैं। कॉमर्स वालों के लिए ये हैबिचुअल है, परंतु उसके लिए आर्ट्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं किसी के लिए कुछ ना कुछ तो नया है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट एक ही रहा। तो आप ये कीजिए कि पहली राउंड में तो आप फटाफट गो थ्रू हो लीजिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस को अपने बिल्कुल पास रखिए कि सिलेबस में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि डेली का मैंने ये टॉपिक कर लिया, और इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, क्योंकि 2016 में मेरी ये कमी रही कि मेरे पास कोई शॉर्ट नोट्स नहीं थे। मेरे पास बुक्स का मतलब एक आधी लाइब्रेरी आप खड़ी कर सकते हो, इतने बुक्स के भंडार है, क्योंकि हमारे भाटिया आश्रम में ये पैटर्न रहा है कि मैक्सिमम बुक्स होती है हमारे वाले बच्चों के पास। तो बुक्स को आप लास्ट में कैरी नहीं कर सकते। जैसे मेरे को बीकानेर संभाग में पेपर देने जाना है, तो मैं सारी बुक्स को कैरी नहीं कर सकती। आप बोल सकते हैं एक बड़ा कैंटर उसका भर सकता है, आप उस बुक्स को कैरी नहीं कर सकते। आपके पास कोई मिनी नोट्स है तो आप उसको लेके जा सकते हो, और वो क्विक भी है, आपके वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं। अगर आप उसको पढ़ना चाहो तो लगभग 2 घंटों में आप पूरा सिलेबस पे पढ़ जाते हो। तो आपको ये करना है कि जो जो टॉपिक्स हैं, जैसे नए खंड हैं, जैसे मैनेजमेंट की बात करो, साइकोलॉजी की बात करो, ऑडिटिंग की बात करो, ये नए खंड है बच्चों के लिए, इसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स आपके सेल्फ नोट्स होते हैं। कभी भी आप ये कहो कि प्रिया बजाज ने जो नोट्स मुझ बनाए थे वो मेरे लिए सूटेबल होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। प्रिया बजाज की अपनी पढ़ने की शैली है, XYZ की अपनी पढ़ने की शैली है। तो आप ये कीजिए, नोट्स किसी भी के फॉलो कर लीजिए, परंतु उसको बनाइए खुद से, जिसको आपको ध्यान रहे कि ये मेरी मेहनत है और इसको मुझको पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेरा ये फायदा रहा इस बार 2021 की वैकेंसी में, कि जो मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे, मेरे 4 कॉपीज लगा रखी थी, उसमें हर कॉपी में 3-3 खंड थे, उसको ही मैं मेरे संभाग लेवल पे जो मेरा पेपर था बीकानेर, वहां लेके गई, तो मैंने उसको ही पढ़ा। तो वो पढ़ने में मेरे को मतलब एक दिन में 2 एग्जाम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको 3 से 4 घंटे एक एग्जाम के लिए मिल रहे हैं, तो आप उसको बड़े आराम से पढ़ जाते हो। और आपकी जब रिवीजन हो जाती है ना पेपर के पास, तो आप में कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाता है। आप फिर निर्भय होकर एग्जाम देते हो कि आज मैं पढ़ के गई हूँ और मैंने कल पेपर दे दिया। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रही कि इस बार मैंने नोट्स बनाए, और इसका आउटपुट भी मुझे डेफिनेटली मिला। पेपर फर्स्ट के लिए पहले तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, और इस बार मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी फॉलो किए। स्प्रिंग बोर्ड एक इंस्टीट्यूट है, उसके नोट्स फॉलो किए हैं। और जो सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इसके लिए सम्यक के नोट्स भी मैंने पढ़े हैं, जिससे कि मेरी तैयारी में मुझको ऐसा लगा कि अगर आप किताबें पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि आपने पूरे राजस्थान में बैठ के पेपर देना है। एक भाटिया आश्रम की टेस्ट सीरीज में आपको अव्वल नहीं आना, आपको तो पूरे राजस्थान में अव्वल आना है। तो आप देखिए कि दुनिया क्या पढ़ रही है। तो मुझको ऐसा लगा कि हमको देखना चाहिए डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। तो क्योंकि आजकल मल्टीटास्किंग का जमाना है, तो आपको देखना चाहिए कि मेरा कंपटीटर क्या पढ़ रहा है। तो मैंने सब कोचिंग के नोट्स, कुछ जो भी मुझे जैसे पतंजलि के नोट्स अच्छे लग रहे थे तो मैंने एथिक्स के वो नोट्स पढ़े हैं, या फिर मैंने स्प्रिंग बोर्ड के मुझको अच्छे लग रहे थे मैनेजमेंट के नोट्स, तो मैंने वो पढ़े हैं। तो मैंने नोट्स भी पढ़े हैं और मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं, रेफरेंस बुक्स भी पढ़ी हैं। तो ये काफी फायदा रहा कि मैंने दोनों पढ़े, तो कहीं ना कहीं आउटपुट मिला मुझे। अब हम चलते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 जो कि एक परिवर्तनकारी पेपर था। तो पेपर 2 में एक ज्योग्राफी है, और एक हमारे पास एथिक्स है, और एक हमारे पास साइंस है। ये 3 खंड है, और तीनों ही मुझको लगता है कि बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि एग्जाम में नंबर दिलाने वाले सब्जेक्ट जिनको कहा जाता है, क्योंकि 2018 में मैंने देखा कि मेरे 112 नंबर हैं, तो टॉपर्स के आसपास मैं बैठ रही हूँ।
और बहुत अच्छे नंबर आए। मेरे को लगता है कि इस बार भी शायद मेरे भगवान की कृपा से और मेरी मेहनत से अच्छे होंगे नंबर। तो ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले तो ये करना है कि आप जब भी क्वेश्चन लिखें, आपको कुछ भी दिख रहा है कि ये खान हमको देखनी है, कि ये जैसे मान लो लोहे की खान जयपुर में है, तो आप छोटा सा मैप बनाइए, उसमें ड्रॉ करें ये जयपुर है। उनको पता चलेगा भैया ये तो बहुत क्रिएटिव लड़की है, ये तो बहुत क्रिएटिव स्टूडेंट है, इसको पता है कि मेरे को तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डालना है। जब हम 10 लोगों की कॉपी देखेंगे, सबने सिर्फ राइटिंग 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 का काम कर रखा होगा, कोई डायग्राम नहीं है, कोई आपका फ्लोरल डायग्राम या फिर कोई आपने चित्र वित्र नहीं बनाया, कोई मैप नहीं बनाया, तो वो उबाऊ सा हो जाता है। एग्जामिनर भी जो चेक करने वाला है उसकी भी एक मानवीय प्रकृति है कि हम सेम चीज देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सभी एक जैसे हैं, कि सबको दो नंबर दे दिए जाए 5 में से। तो आप ऐसे कीजिए कि कुछ ना कुछ आप में अलग हो, हटके हो। आपकी कॉपी बोले कि आपकी जैसे जैसे हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अगर उसकी डिश का रिप्रेजेंटेशन अच्छा है तो हमको लगता है कि ये डिश काफी महंगी है, ये काफी अच्छी एक्सोटिक है। तो ऐसे ही आपको कॉपी को भी आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि मेरी कॉपी सजी हुई उनके सामने जाए, ये मेरे लिए बहुत मैंने उनको देने वाला उपहार है, जिसके बदले में वो उपहार के रूप में मेरे को नंबर देंगे। तो उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कॉपी लगेगी हाँ भाई इनकी कॉपी वजनदार है, तो इसकी कॉपी मेरे को अलग से, किसी को मैं 2 के नंबर पैटर्न से नंबर दे रहा हूँ, इसको मेरे को 3.5 तो देने ही देने। तो आप खाली मत जाने दीजिए, आप सब में डायग्राम बना के आइए। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैपिंग कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि अभी शायद जब कॉपीज आएंगे मैं उसको दोबारा चेक करूंगी, तो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने सब में मैप बनाया, जहाँ पे आवश्यकता है वहां पे बनाया और जहाँ पे नहीं आवश्यकता वहां पे भी बना दिया, कि अगले को ये लगे कि ये कुछ ना कुछ हटके करती है। मैंने ज्योग्राफी के लिए मुख्य रूप से राजस्थान बोर्ड की 11वीं और 12वीं की बुक फॉलो की थी, और इसके साथ साथ बर्नवाल नाम से एक बुक आती है उसको फॉलो किया था, और कुछ मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी फॉलो किए थे। और इसके बाद हम चलते हैं साइंस पे। साइंस 2021 में हमारा जब सिलेबस बदल के आया तो पहले हमारे साइंस में लगभग 10 टॉपिक ही थे, 10 से 15 टॉपिक ही थे जो बेसिक थे, कि आप ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लीजिए, मानव शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ लीजिए। फिर हम जब 2021 का पेपर देते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ तो 90 टॉपिक आ चुके हैं, तो एकदम से सब बच्चे सदमे में आ गए कि ये तो बहुत बड़ा चेंज हो गया है। तो हमने क्या किया कि स्टार्टिंग में ही, जब तक किसी भी कोचिंग सेंटर ने, सब यही सोच रहे थे कि इसकी बुकलेट छापनी है, वो अपना वहां पे काम कर रहे हैं कोचिंग सेंटर वाले, और हम जो मेरा एक ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप मेरे साथ स्टूडेंट्स का था, तो मैंने और उन्होंने मिलके एक कोशिश की खुद की तरफ से कि हम जो डिफरेंट सोर्सेज है, जैसे कि 8वीं की बुक में से कोई टॉपिक मिल रहा है उसको कंपाइल कर लिया, कोई 10वीं की बुक में से मिल रहा है उसको कंपाइल कर लिया, कोई और रेफरेंस बुक में मिल रहा है तो उसको कंपाइल कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि लोग जब मार्केट में बुक लेके आए उससे पहले हमारे खुद के नोट्स रेडी हो गए थे, और उसको हम प्रैक्टिस में 2 बार ले आए, क्योंकि हमारे वो सेल्फ पेड नोट्स थे। कहीं मेरी आंख की संरचना बनी हुई है, कहीं मैंने परमाणु की संरचना पढ़ी है, कहीं मैंने कुछ पढ़ी है, वो मेरी एक कॉपी में नोटबुक में मेरा लिखा हुआ है, कोई मैंने मतलब 80-90 पेज में साइंस को कवर कर लिया। उससे मेरा ये फायदा हुआ कि मार्केट वाले तो पढ़ेंगे उस बुक को पढ़ेंगे, उसमें पेजेस है लगभग 400, और मेरी बुकलेट में है सिर्फ 80 से 100 पेज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला मेरे में ये फैक्टर रहा कि उसको कंपाइल करती तो जाने मेरे को कितना टाइम लग गया, वो मेरी मेहनत जो थी वो बाद में रंगत इसी प्रकार से लाई कि मैं आज इस रैंक पे हूँ। और आपको इसमें खुद प्रयास भी करने पड़ेंगे। मैं बोलूंगी कोई भी कोचिंग सेंटर है, आपको वो रेडीमेड फूड मटेरियल नहीं दे सकती। आप ये कहो कि ये 4 दवाइयां इसको आप खा के और इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक स्टूडेंट की डेडिकेशन, हार्डवर्क, उसकी फैमिली की डेडिकेशन और उसके साथ साथ उस कोचिंग मटेरियल का साथ, ये सब मिलके एक अच्छा सा मिक्सचर बनता है और फिर आपको आउटपुट मिलता है। इसके लिए मैंने साइंस के लिए मुख्य रूप से खुद से बनाए हुए मेरे नोट्स हैं, जिसके लिए मैंने किसी को भी फॉलो नहीं किया और खुद की बुक्स को फॉलो किया था। वो कोई एनसीईआरटी की भी थी, उसको RBSE की भी थी, क्योंकि वो लगभग 90 से 100 टॉपिक्स हैं, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से। वो मैं सबको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। इसके बाद हम एथिक्स पे चलते हैं। एथिक्स अपने आप में ऐसा है कि अगर आप अंदर से एथिक्स आप में है तो आप कॉपी पे लिख सकते हो। एथिक्स कुछ ऐसे पढ़ने लिखने वाला सब्जेक्ट मुझको लगता नहीं है। अगर हमको पता है कि हमको सुबह उठ के अपने मम्मी को ग्रीट करना है तो मैं एथिकल हूँ, और अगर मैं सुबह उठ के डांट फटकार रही हूँ तो मैं एथिकल नहीं हूँ।
तो जो आदमी अंदर से एथिकल है, मुझको ऐसा लगता है उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारे टॉपिक है रामकृष्ण परमहंस है, वो क्या सोचते हैं, तो वो उद्धार की बात ही करते हैं, वो समानता की बात ही करते हैं। अगर आप खुद से जेनरस होना, तो आपको ये जरूरत नहीं कि एथिक्स के लिए आप भारी भरकम किताबें पढ़ के और फिर जैसे लेक्सिकन पढ़ने की जरूरत आ रही है या कुछ और बड़े नोट्स पढ़ने की जरूरत आ रही है। तो मैंने छोटी मोटी, मुझको लगता है कि पतंजलि के नोट्स पढ़े हैं मैंने इसके लिए, तो एक दो सोर्स फॉलो किए थे। पर एथिक्स के लिए मैं ये बात बोलना चाहूंगी, आपके मन में एथिक्स है तो आप डेफिनेटली एथिकल है और आप कॉपी में भी रिप्रेजेंट करे होगे, क्योंकि एथिक्स में कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता है। जैसे कि आप मान लो आपसे पूछ रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, स्वामी विवेकानंद ने समाज का उद्धार किया, उसमें आपकी राइटिंग प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व, भाईचारा, कोई भी ऐसा विचारक नहीं था जिसने कि क्रांति को बढ़ावा दिया। तो हमको ये बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे कि सब कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि ये मेरे को अम्बेडकर जी के बारे में पूछेंगे तब भी मैं लिख सकती हूँ, मेरे को विवेकानंद जी के बारे में पूछेंगे तब भी लिख सकते हो, या फिर मेरे को किसी और भी विचारक के बारे में पूछेंगे वो भी लिख सकते हो। कुछ डिफरेंट है तो उसको आप याद कर सकते हो, पर कुछ ऐसा आपके पास होना चाहिए कि बुलेट्स पॉइंट्स होने चाहिए कि ये कॉमन वर्ड्स है, ये मैं सब में लिख सकती हूँ। तो आप ये प्रयास कीजिए कि एथिक्स की आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, क्योंकि ये सेकंड पेपर मुझे ऐसा लगता है कि आपको 100+ मार्क्स दिला सकता है। तो आप डेफिनेटली इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब अपने चलते हैं पेपर 3 की तरफ। पेपर 3 में एक पॉलिटी आती है, लगभग 60 से 70 नंबर की पॉलिटी है। इसके साथ साथ पब एड का जो एक खंड है वो भी 60 नंबर का है, 66 नंबर का है। इसके साथ साथ 3 छोटे खंड है, स्पोर्ट्स, योगा और विधि का है। इसमें हमको आगे चलना है, इसके बारे में आप क्रम वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो चलते हैं अपने पॉलिटी पे। मैंने जैसे पहले भी अपने शुरुआती क्रम में बात की कि आपके जो बेसिक पिलर हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी और साइंस, आपकी पहले से क्लियर होनी चाहिए। आपको बाद में ये देखना ना पड़े कि अब मेरे को आगे मेंस में राज्यपाल की शक्तियां वापस से पढ़नी पड़ रही है। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ही मैंने रिवीजन की होगी पूरे मेंस के टाइम, कि मुझे सिर्फ एक बार हल्का हल्का देखने की जरूरत पड़ी कि एक बार मैं आर्टिकल्स जरूर देख लूं। और आप कोशिश करिए, जैसे अब क्वेश्चन आया 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था राज्यपाल का, और एक बार इसमें भी आया 2021 में। तो आपको ये कोशिश करनी है कि हल्का सा आप उनको लिटिल बिट मोर दे आओ। जैसे कि वे क्वेश्चन पूछ रहा है राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों के बारे में विस्तार से बताइए, तो आप वो लिख रही है, राज्यपाल के बारे में लिख रहे हैं, राज्यपाल क्या करता है, कहाँ से उसको पावर मिल रही है, तो आप साइड में एक चेकर बॉक्स बनाइए जिसमें आप लिख रहे हो कि राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल चाहिए। बिल्कुल छोटा सा, ऐसे नहीं है कि आपने उसको स्पेस को बहुत ज्यादा कवर कर दिया, क्योंकि लिमिटेड स्पेस मिलता है 10 नंबर के क्वेश्चन में। तो हमको ये करना है कि कुछ ना कुछ उसको अलग अलग टॉपिक दें, अलग से चेरी लगाए उसकी कॉपी पे, जिससे उसको लगे कि ना कंटेंट इसमें ज्यादा अच्छा है और कुछ इसने ज्यादा मेहनत करी है। क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। मतलब कुल मिला के हम बात करें, जो ज्यादा क्रिएटिव है जो वो ज्यादा लीड करता है, और जो कम क्रिएटिव है वो लीग पे चल रहा है, शायद हो सकता है उसका कंटेंट बहुत अच्छा लगे, पर एग्जामिनर के पास डेफिनेटली इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो एक एक शब्द को आपके गुड़ तरीके से पढ़े। तो आपकी कॉपी में उभर के आना चाहिए कि ये फलां चीज बहुत अच्छी है, तो वो खुद से चल के उसको 5 मिनट ज्यादा दे कॉपी को। पहले आप अपना रिप्रेजेंटेशन अच्छा करिए ताकि वो कॉपी में डीप डाउन होके उसको देख सके। इसके लिए मैं बताऊंगी कि पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत की बुक स्टार्टिंग से ही फॉलो की थी। आईआर के लिए मैंने पतंजलि के नोट्स फॉलो कर लिए थे, जिसमें मुझको ये फायदा मिला कि 2018 में मैंने वही नोट्स पढ़े थे और आईआर में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया था। जैसे आज भी बात करें, इजराइल यरूशलेम का युद्ध चल रहा है तो चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का चल रहा है तो तब से चल रहा है, कब से चल रहा है तो चल रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध सदियों सदियों से चल रहा है, जब से हम आजाद हुए तो चल रहा है। तो जो 2018 में मैंने आईआर पढ़ी थी उसको हल्का सा मैंने अपडेट किया कि जैसे क्वाड नया बन रहा है तो उसके बारे में ऐड कर लिया मैंने, तो मैंने वही पढ़ा। तो यही कहीं ना कहीं मेरा प्लस पॉइंट रहा कि मेरी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रही और मैं अच्छे मार्क्स गेन कर पाई। तो आप कोशिश ये करिए कि शॉर्ट एंड कंपाइल और स्वीट हो, और जैसे 5 क्वेश्चन, अगर छोटे क्वेश्चन 5 नंबर के आ रहे हैं तो उसमें आप कोशिश करिए कि पांचों का थोड़ा पैटर्न अलग कर दीजिए। मेरे को ध्यान है इस बार जब मैं एग्जाम देने गई तो मैंने जैसे एक क्वेश्चन को बुलेट पॉइंट्स के रूप में किया, दूसरे को मैंने डायग्रामेटिकली कर लिया, मेरा कोई फ्लोरल डायग्राम है, तीसरे को मैंने सारणी से किया जिसको उसको लगे कि इसका अलग पैटर्न है, चौथा मैंने किसी और पैटर्न कोई मैप बना दिया। अगर कोई राजस्थान का क्वेश्चन है, कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई इशू से रिलेटेड, जैसे अगर मान लो अगर इजराइल का मेरे साथ कोई इशू आता है तो मैं हल्का सा वर्ड का मैप
तो आपको ऐसे कुछ आने चाहिए। वर्ड का मैप बनाया मैंने, बहुत छोटा सा, इतना सा मैंने मैप बनाया और उसमें मैंने इजराइल को शो कर दिया। तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी भी दिख जाएगी, कुछ हटके भी दिख जाएगा और आपको नंबर भी अच्छे आ जाएंगे और आपका कंटेंट भी उभर के आएगा। मेरा नाम किरण बाल है और मैंने आरएएस 2021 परीक्षा में राजस्थान में तीसरा रैंक हासिल किया है। सबसे पहले तो हम, क्योंकि राजस्थान का एग्ज़ाम है तो राजस्थान के स्वाभाविक है कि सवाल ज़्यादा आने वाले हैं। तो हम राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान की जो कला है, संस्कृति है, उस पर अपना पूरा ध्यान हमें केंद्रित करना चाहिए। वही हमें पूरा एंड तक बेस बनाता है। इंटरव्यू तक भी हमें राजस्थान में से ही सवाल पूछे जाते हैं जो मैक्सिमम होते हैं। तो हमें राजस्थान पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है प्रीलिम्स में, राजस्थान की ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। और जैसे भारत का अब इतिहास, जैसे मेरा क्या है कि मेरा बैकग्राउंड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो मैंने कभी आर्ट्स के सब्जेक्ट अगर नहीं पढ़े हैं तो मुझे हो सकता है कि मैं भारत के इतिहास में थोड़ी कमज़ोर हूँ। तो मैं उस हिसाब से अपनी तैयारी करूँगी कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता तो मैं इसको पहले चालू कर लूँ। तो हो सकता है कि सभी व्यक्तियों का अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, सभी व्यक्तियों को अपनी शॉर्टकमिंग्स भी पता होती है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। मैंने जो तैयारी शुरू करी थी वो राजस्थान से शुरू करी थी ताकि बेस बन जाए, और हमने छोटी कक्षा में पढ़ा भी होता है राजस्थान के बारे में। वही 6ठी से लेकर 12वीं तक की किताबों में जो ज्ञान है वो बहुत अथाह सागर है, उस हिसाब से हमने पढ़ा होता है, तो हमें वो बेस बनाने में भी सहायता हो जाती है। और हमें ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, हमें सिटिंग आवर्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं इस तैयारी के लिए। तो हमें एक पढ़ने की जो रूटीन है वो भी सेट करना, पढ़ने की, क्योंकि हमें आदत नहीं होती कॉलेज टाइम में जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत एंड टाइम पे पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम पढ़ने की अपनी बनाएं रूटीन। तो जैसे ये राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, ऐसे भारत का इतिहास है तो हम एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की किताबें भी बहुत अच्छी है। बाकी इसके अलावा जैसे स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की कुछ बुक्स आती है तो वो भी लाभदायक होती है। बाकी अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं तो उसके नोट्स अच्छे रहते हैं गाइडेंस के लिए। तो इस प्रकार से हम राजस्थान और भारत के इतिहास की तैयारी कर सकते हैं। भारत की ज्योग्राफी में भी हमें एनसीईआरटी बुक्स की बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इससे हमारी तैयारी में हमें सुविधा होती है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, वो इकोनॉमिक्स का क्या है कि वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहता है। तो हमें इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे इन्फ्लेशन वगैरह या फिर शेयर मार्केट, बैंकिंग कैसे काम करता है, आरबीआई कैसे काम करता है, ये सब पता होने के साथ साथ क्या अपडेशन उनमें आ रहा है वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि कोई नई स्कीम आ गई या आरबीआई ने कोई मौद्रिक नीति में बदलाव किया है, कोई राजकोषीय नीति में बदलाव किया है, शेयर मार्केट कैसा चल रहा है आजकल, जैसे क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस हो गई, तो वो है तो इकोनॉमिक्स का पार्ट, लेकिन वो करंट अफेयर्स से लिंक रहता है, तो हमें इस प्रकार से जोड़ के पढ़ना रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हम मानते हैं कि जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो होती है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो महत्वपूर्ण पार्ट आता है वो हमारे राजस्थान का जब बजट घोषित होता है उससे पहले राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। तो वो जो पुस्तक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे सवाल सीधे आते हैं प्रीलिम्स में कि राजस्थान की जीडीपी क्या है, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय क्या है, राजस्थान में कृषि उत्पादन कितना है, किस प्रकार से महिला मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, इस प्रकार के सवाल सीधे आते हैं। तो हमें अपना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है। राजस्थान का जो आर्थिक सर्वे रिलीज़ होता है सरकार की तरफ से ऑफिशियल, उस पर ये हमें बहुत हेल्प करेगा अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। अब जिन व्यक्तियों ने अपनी ग्रेजुएशन में या स्कूल टाइम में मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ी रहती है उनके लिए एक फ़ायदा हो जाता है कि 20 लगभग सवाल आएंगे मैथमेटिक्स से, तो उनका फ़ायदा हो जाता है कि उनको उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना पड़ता है, या फिर वो एक बार रिवाइज कर लेंगे अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को तो उनका हो जाता है, सवाल सही होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा रहता है, मैं उनको सलाह दूंगी कि वो साथ के साथ अगर मान लो कि
हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक प्रश्नावली या एक टॉपिक कोई भी वो उस मैथमेटिक्स या रीजनिंग के टॉपिक से एक दिन में कर सकते हैं, तो वो हमें ये भी नहीं लगेगा कि हमारा मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा हार्ड कोई टॉपिक है और हमारा प्रेपरेशन भी साथ ही हो जाएगी। तो हमें इस पे अच्छे से कंसंट्रेट करते हैं। बाकी इंडियन पॉलिटी आती है, तो इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें हर स्तर पर हमारे काम आएगा, हमारी लॉजिक डेवलप करने के भी काम आता है, हमें ऐसे लिखने में भी काम आता है। तो हम पॉलिटी को इस हिसाब से पढ़ें कि हम उसका हर एक मतलब लाइन के पीछे क्या अर्थ हो सकता है, संविधान के इतिहास में जाने से लेकर वर्तमान में क्या सुप्रीम कोर्ट के भी क्या निर्णय आ रहे हैं, सरकार के भी क्या निर्णय आ रहे हैं, तो हमें पॉलिटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ऑब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिवली, इंटरव्यू के बेस पर हर प्रकार से हमें पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत की जो किताब आती हैं वो सारे सिविल सर्वेंट पढ़ते हैं, उससे बहुत हेल्प हो भी जाती है। बाकी आप अपने जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं, किताबों में दिया हुआ है राजस्थान बोर्ड की किताबों में, तो वो फॉलो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर मोटा मोटा देखा जाए तो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स आते हैं पिछले 1 साल के लगभग 6 महीने का, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस हमें पढ़ना चाहिए। और उससे पहले के करंट अफेयर हैं उनको हम थोड़ी सरसरी नज़र से देख लें तो सही रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति इसको पूरे अपनी निष्ठा से फॉलो करता है तो उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो हो जाता है, आसानी से हो जाएगा। और बाकी कॉन्फिडेंस अपने को रखना ही है पेपर में। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, मेंस का। मेंस में ये रहता है कि हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है, 15 मार्क्स के 15 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है, फिर 50 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, 100 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये RAS परीक्षा हमसे ये मांगती है कि हमें नॉलेज, तो सब बच्चे पढ़ते हैं तो नॉलेज तो है, लेकिन हम अपना कितना नॉलेज उस कॉपी पर उतार पाए हैं। तो अगर 15 वर्ड्स में वो कोई परिभाषा पूछ रहा है तो हमारे शब्दों का चयन इस प्रकार से होना चाहिए, जो हमें सीमा दी गई है लिखने की 3 लाइन की, उसमें इस प्रकार से लिखा जाए कि हम अपना मैक्सिमम ज्ञान उसमें उकेर सकें। तो ये हो जाती है कला। और ये कला किस प्रकार से आएगी, अगर हम बार बार प्रैक्टिस करें लिखने की। तो जब लिखने की हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमें समझ आ जाता है कि हमने क्या पढ़ा था और हमने कितना दिया है कॉपी में। तो ऐसे ही 50 वर्ड्स में रहता है और ऐसे ही 100 वर्ड्स में रहता है कि हमें अपना जैसे 100 वर्ड्स के क्वेश्चन का क्या रहता है कि उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। 15 वर्ड्स और 50 में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें हम मैप बना सकते हैं, फॉर्मेटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, बुलेट्स पॉइंट डाल सकते हैं, एरो लगा सकते हैं। इंट्रोडक्शन से हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करना चाहिए 100 वर्ड्स में। फिर उसके बाद जैसे किसी चीज़ की विवेचना कीजिए अगर आ गया तो हम उसके बारे में लिखेंगे, उसका महत्व लिखेंगे, उसके लाभ लिखेंगे, हानि लिखेंगे, क्या कमियां हैं दूर की जा सकती है, क्या कुछ प्रयास किए गए हैं, और अंत में एक निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये तो है मोटा मोटा बेसिक मेंस का। अब इसमें मेंस में हमारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि कुछ ऐड हो जाते हैं प्रीलिम्स में। जैसे कि पहला है एथिक्स, जिसका कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि बहुत बड़ा आता भी है, लगभग 60 से 70 का आता है। तो एथिक्स के लिए हम अपने किसी भी कोचिंग का सोर्स भी ले सकते हैं, गूगल की सहायता भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे कंटेंट अवेलेबल हो जाते हैं, ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं। तो एथिक्स में हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि वो बहुत स्कोरिंग भी है, क्योंकि उसमें सवाल भी सीधे ही आते हैं। और फिर आता है एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एक सिविल सर्वेंट होने के नाते हमसे ये उम्मीद की जा सकती है कि हमें बेसिक आइडिया हो कि प्रशासन में किस प्रकार कार्य होता है, प्रशासन के क्या लक्ष्य होते हैं। तो ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमसे पूछा जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, क्योंकि हमें आगे भविष्य में काम आता है। तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए और इसमें फिर से 60 से 70 नंबर के सवाल आएगा। तो ये हम इसमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। फिर जो इंडियन पॉलिटी जो प्री में आती है, उसको किस प्रकार से हमने सब्जेक्टिव बेस पे लागू करना है, किस प्रकार से करंट से जोड़ के भी सवाल आते हैं, विश्व पॉलिटी से जोड़ के भी सवाल आते हैं।
तो वो हमें पॉलिटी की तरफ भी अच्छा ध्यान देना है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं छोटे सब्जेक्ट्स, जैसे सोशियोलॉजी है, ऑडिट्स एंड अकाउंट्स है, स्पोर्ट्स योगा है, और क्या है, लॉ है, बिहेवियर है, और एक दो सब्जेक्ट्स और हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं, जो कि बहुत छोटे, जिनका कंटेंट बहुत ही छोटा छोटा, तो हम उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। और हमें उनका रिवीजन इस प्रकार से करना है कि वो हमें अच्छे से याद हो जाएं, और जब हम उनके उत्तर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे लॉ में क्या आएगा, डेफिनेशन आएगी, तो हम डेफिनेशन को बहुत अच्छे से लिखें, क्योंकि उसमें से बड़ा सवाल आते नहीं हैं। जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें छोटे सवाल ही आते हैं, तो हमें वो बहुत अच्छे से लिखने होते हैं। हम ऑनलाइन रिसोर्सेज पे बात करते हैं कि ऑनलाइन हम क्या पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन बहुत अच्छे, यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट है, गूगल पे बहुत अच्छा कंटेंट है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने पॉलिटी का कोई मुद्दा पढ़ा, कि हमने जैसे कोई केस पढ़ा, जैसे केशवानंद भारती केस पढ़ा, जिसमें हमको संविधान की फंडामेंटल व्याख्या करता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सो एंड सो क्या रिसेंट टाइम्स में क्या किया होगा, कि हम इसको ऐड करके अपने आंसर को ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। तो जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है उसका यूज़ तो हमें करना ही चाहिए। हमें गूगल, चैट जीपीटी आजकल बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हमें बहुत क्रिस्प आंसर देता है। आशा करती हूँ कि सभी का पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा इस बार जो चल रहा है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत सिंह है। मैंने आरएस 2021 की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की है। इस फेज़ में 3 चरण है टोटल, अगर हम आरएस की बात करें। फर्स्ट फेज़ जो है वो प्रिलिमिनरी स्टेज है। प्रिलिमिनरी स्टेज में एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत रोल रहता है। तो जो पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस पेपर आ रखे हैं, तो सबसे पहले तो हम उसको एनालाइज करना चाहिए, और उसको एनालाइज करने के बाद में जो एक हमको ब्रॉड आइडिया लगता है कि कुछ एरियाज़ जो है वो प्रायोरिटी वाइज हमको पहले प्रिपेयर करने चाहिए। जैसे प्रीलिम्स की अगर एरिया वाइज बात करें तो सबसे टॉप पे हमको करंट अफेयर्स को रखना चाहिए, क्योंकि लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के डायरेक्ट आते हैं। तो हम जो प्रीलिम्स की जो भी डेट आती है, तो उससे लास्ट 8-9 महीने के करंट अफेयर्स हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सेकेंडली, जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें हमको फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलता है। तो लगभग 10 के अराउंड क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली एज इट इज़ राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से आ जाता है। तो इसके लिए आप किसी भी कोचिंग का जो एक समरी आती है वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने पर्सनली स्प्रिंग बोर्ड की इकोनॉमिक सर्वे की समरी फॉलो की थी। थर्डली, जो राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, इसका वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इन पे हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो पॉलिटी है, पॉलिटी पे भी हमको विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, प्रेसिडेंट है, और अदर पार्लियामेंट चैप्टर है। तो ये हमको लक्ष्मीकांत से हम मोटा मोटा इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स बीए या आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ देते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि हाल ही में जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा गई है, तो कहीं ना कहीं हमें सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए। सेकेंडली, इसमें टेस्ट सीरीज़ का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ जो है वो लगा सकते हैं। मैंने स्प्रिंग बोर्ड की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लगवाई थी। इसके बाद अगर हम सेकेंड फेज़ की बात करें, मेंस की, तो मेंस में टोटल 4 पेपर्स होते हैं, और जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 और जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। जनरल स्टडीज़ 1 में हिस्ट्री, इकोनॉमी और 3 छोटे सब्जेक्ट्स है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग ऑडिटिंग। हिस्ट्री के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स और राजस्थान अध्ययन की बुक्स को फॉलो किया था, और उसमें पर्सनलाइज्ड आप ये वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं हम, कि कोई इवेंट हुआ है तो उसका कॉज, वो इवेंट और उसके कॉन्सिक्वेंस, इस फॉर्म में हम 3-4 पॉइंटर को क्रॉस कनेक्ट करते हुए फ्लो चार्ट के फॉर्म में बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस में मेनली क्वेश्चंस जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड ज़्यादा आता है। तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें हमको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितनी हम याद कर सकते हैं उतनी हमको करनी चाहिए। इसके साथ साथ इकोनॉमी में फैक्ट्स और फिगर्स की डेटा जो है उनका वेटेज भी ज़्यादा रहता है। अगर हम वो हमारे आंसर में ऐड करेंगे तो हमारे मार्क्स श्योरली कहीं ना कहीं हमको आधा 1 नंबर का हर क्वेश्चन में एडिशनल एडवांटेज होगा। तो इकोनॉमिक्स में हम ये
चीज़ कर सकते हैं। थर्डली जो छोटे सब्जेक्ट्स है सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इन तीनों में हमको टेक्निकल लैंग्वेज में आंसर लिखने की ट्राई करनी चाहिए। तो इसमें मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स और जो टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है सिलेबस के सब हेडिंग के अंदर, वो मैंने एनसीईआरटी से भी पढ़ा था, तो उसके पर्टिकुलर नोट्स बना दिए थे और कौन से एग्जाम्पल मेरे को लिखने वो भी मैंने प्रिपेयर किए थे इस वाले अटेम्प्ट में। इन तीनों सब्जेक्ट में हम वैल्यू एडिशन के तौर पर डायग्राम बना सकते हैं, जैसे सेक्युलरिज्म का डायग्राम बनाया जा सकता है, वर्किंग कैपिटल का बनाया जा सकता है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग की हम बात करें तो परफॉर्मेंस बजटिंग है, जीरो बेस्ड बजटिंग है, इनका हम फ्लो चार्ट के माध्यम से या फिर डायग्राम के माध्यम से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सेकेंड पेपर की बात की जाए तो उसमें एथिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी है मेनली। एथिक्स की बात की जाए तो इसमें इस बार मैंने कोटेशंस बहुत याद किए थे और वैल्यू ऐड करने के लिए मैंने कोटेशंस का सहारा लिया था और कुछ एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है, तो अगर पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो उसमें वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अशोक खेमका जी का एग्जांपल है, या मिरेकल मैन है, राजेंद्र सिंह जी जो है वाटर रिलेटेड एनजीओ में है, या पर्टिकुलरली जैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं सांकला जी को, उस टाइप से हम वैल्यू एडिशन के तौर पे पी प्लान 3 विलेज केस स्टडी है, तो वो कहीं ना कहीं हम जहाँ पे उसको यूज़ कर सके हम कर सकते हैं। यही चीज़ हम वापस पेपर 4 में भी यूज़ कर सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो साइंस टेक में मैंने प्योरली स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही फॉलो किए थे, और इसके साथ साथ कुछ एक जो डायग्राम थे एनसीईआरटी के अंदर वो मैंने अलग से साइड में बना रखे थे कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जैसे आई का डायग्राम है तो उस टाइप से पहले ही अगर आप प्रिपेयर्ड रखेंगे एमआरआई का डायग्राम, आई का डायग्राम, तो जितना शॉर्ट करके और जितना डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन हम देंगे उतने हमारे चांस अच्छे होंगे मार्क्स इंप्रूव करने के। थर्डली ज्योग्राफी जो हमारे सिलेबस में थर्ड पार्ट है सेकंड पेपर का, उसमें भी मैंने मेनली स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही फॉलो किए थे। तो उसमें हम वैल्यू एडिशन के तौर पे आप ज़रूर मैप्स बनाएं। मैप्स में भी जो चीज़ आप मैप्स में शो कर रहे हैं उसको वापस कंटेंट में ना लिखें, और कुछ जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है उसमें करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो हम जो करंट ओरिएंटेड वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे साउथ चाइना सी है, इंडो पैसिफिक है और एल नीनो, ला नीना है, तो इसके डायग्राम की भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है तो उस लिमिटेड स्पेस में हम अच्छा डायग्राम कैसे बनाएं। पेपर 3 की बात की जाए तो इसमें पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एड और 3 छोटे सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटी के लिए मैंने जो लक्ष्मीकांत पढ़ी थी उसका ही वैल्यू एडिशन किया था, अलग से जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं उनके फंक्शंस उस पर ज़्यादा काम किया था, जैसे सीवीसी है, लोकायुक्त है, जितने भी सिलेबस के अंदर टॉपिक मेंशन कर रखे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो मैंने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो थी, जो मेन से 6-7 महीने पहले के जो भी करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स जो सिलेबस से मैच करते हैं वो हमने एक पेपर पे लिख के पर्टिकुलरली जैसे इंडिया रशिया है तो उससे रिलेटेड सारे पॉइंटर्स जनरेट किए थे। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आप कोशिश कीजिए कि इकोनॉमिक एंगल, स्ट्रेटेजिक एंगल, एक पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट्स है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, इससे रिलेटेड चीज़ों ज़्यादा ऐड करने की कोशिश कीजिए ताकि मार्क्स इंप्रूव होए। इसके बाद जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पब्लिक एड मैंने गौरव गुडानिया सर की स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, उन्होंने एम लक्ष्मीकांत यूज़ करी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, तो मैंने भी 10 दिन पर्टिकुलरली पब्लिक एड लक्ष्मीकांत से जो टॉपिक थे वो प्रिपेयर करके सेल्फ के नोट्स बनाए थे। तो सेल्फ नोट्स को ही मैंने मेन प्रायोरिटी रखी थी। उसके साथ साथ में कहीं फ्लो चार्ट और डायग्राम अगर कहीं मेरे को मिलता था थ्योरी रिलेटेड, बहुत सारी थ्योरीज भी है पब्लिक एड में, तो वो मैंने उसका वैल्यू एडिशन किया था। इसके बाद में जो 3 छोटे सब्जेक्ट्स है स्पोर्ट्स, योगा, साइकोलॉजी और लॉ, तो इनमें मेनली बेस तो मेरा स्प्रिंग बोर्ड के मटेरियल ही था, और स्पोर्ट्स योगा में आरबीएससी या एनसीईआरटी जो भी आपको अवेलेबल मिले 9th-10th क्लास की या 11th की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक अपने मेंशन है जैसे फर्स्ट एड है, रिहेबिलिटेशन है, तो उसको हम वहाँ से भी वापस ऐड ऑन कर सकते हैं। साइकोलॉजी में सारे टॉपिक्स जो है वो मोर और लेस एनसीईआरटी के अंदर से लिख रखे हैं, तो आप चाहो तो डायरेक्ट एनसीईआरटी को फॉलो करके अपने नोट्स बना सकते हो। लॉ में मैंने इस बार ये किया था कि लॉ में जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर हम पैटर्न देखें तो वो डायरेक्ट एक्ट के अंदर किसी टर्म को कैसे डिफाइन किया गया है, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वही आता है। तो जो भी बेयर एक्ट था उनका मैंने डेफिनेशंस जो भी चैप्टर होता था उस 1-2 पेज में डेफिनेशन चैप्टर होता है हर लॉ का,
वो डेफिनेशन मैंने प्रिंट आउट निकाल लिए थे और वही प्रिंट आउट मैं बार बार रिवाइज करता था, जो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा मुझे लगते थे। इसके बाद में अगर जनरल स्टडीज़ 4 जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर है उसकी बात की जाए, तो हिंदी के लिए मैंने पहले RBSC की 9th से 12th की व्याकरण की बुक आती है तो वो फॉलो की थी। उसके बाद में पर्सनली मैंने कोचिंग ली थी रिद्धिमा क्लासेस से, तो वहाँ पे राजेंद्र लांबा सर ने पर्सनली मेरे आंसर्स भी चेक किए थे और ग्रामर जो भी मेरी वीक टॉपिक था उसमें मेरे को प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल करवाई थी, तो मैंने वही प्रैक्टिस ज़्यादा करी। लेखन में जो जैसे पल्लवन है, कार्यालय पत्र है, तो इनके लिए एक तो कोटेशन और कार्यालय पत्र के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, तो क्या आप किसी भी एक सोर्सेज से स्टिक करिए। जैसे मैंने पद्मा चौधरी मैम के स्प्रिंग बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किए गए नोट्स फॉलो किए थे। फिर उसके बाद में जो इंग्लिश की अगर हम बात की जाए तो इंग्लिश में ग्रामर के लिए मैंने ललित शर्मा सर के नोट्स फॉलो किए थे, और जो आंसर राइटिंग वाला पोर्शन है कॉम्प्रिहेंशन वाला, उसमें मैंने आंसर लिख लिख के जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू एडिशन कोड्स के माध्यम से या फैक्ट्स के माध्यम से कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स जैसे जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है आने की, जैसे एग्रीकल्चर है, सोशल मीडिया है, शिक्षा है, हेल्थ है, तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो हिंदी में निबंध में भी आ सकते हैं और इंग्लिश में भी आ सकते हैं। तो हम उसके लिए कॉमन कोटेशंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो हम हिंदी में भी तैयार करेंगे उसी को इंग्लिश में हम वर्जन उसका लिख लेंगे। गूगल ट्रांसलेट की भी हेल्प ले सकते हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम भारती गुप्ता है। मैंने RS 2021 के अंतिम परिणाम में 5th रैंक सिक्योर की है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है वो है नोट्स मेकिंग, कि आप स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाने की अगर बात कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक से नोट्स पहली रीडिंग में ना बनाएं। जो भी हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, तो आप 3 से 4 बार उन बुक्स को पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें। जब आप एकदम उनको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे तो आप किसी भी बुक के नोट्स को कम पेजों में समराइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पहली ही रीडिंग में नोट्स बनाएंगे तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और आप एकदम बुक की ही कॉपी छाप देंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखें। 3 या 4 बार आप रिवाइज कर लें, उसके बाद जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं मेंस के हिसाब से उनको कंपाइल करें और बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट बनाएं, जो आपको मेंस एग्जाम के समय रिवाइज करने में बहुत यूजफुल होंगे। RS की परीक्षा में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आंसर राइटिंग का भी आता है, क्योंकि प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग होता है और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। और मेंस 800 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। मेंस एक बहुत बड़ा वेटेज ले जाता है, तो मेंस में आंसर राइटिंग बहुत मायने रखती है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपनी जो वर्तनी है, हिंदी में लिख रहे हैं चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, उस पर फोकस करें कि आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक ना हो। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो शब्द शुद्धियां ना हो। इसके लिए डेली में जब भी आप लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिख रहे हैं, आप चाहे नोट्स बना रहे हैं, चाहे आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें अपनी स्पेलिंग्स पर ध्यान दें, अपनी शब्द शुद्धि पर ध्यान दें। अगर आप इसे रेगुलर में लेके आएंगे तो एग्जाम में भी गलतियां होने की संभावना कम होगी। इसके अलावा आंसर राइटिंग के लिए आप सबसे पहले हमारे RS के एग्जाम में 2 मार्कर, 5 मार्कर एंड 10 मार्कर 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। उनके लिए आप 2 मार्कर्स में तो बेसिकली आप केवल फैक्ट्स या जो भी उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वो लिख दें। 5 मार्कर एंड 10 मार्कर क्वेश्चन एनालिटिकल ज्यादा होते हैं, उनमें स्पेस भी ज्यादा होता है और उनमें क्रिएटिविटी की भी गुंजाइश ज्यादा होती है। मोनोटोनस ना रहकर अलग अलग तरीके से 5 मार्कर क्वेश्चन में अपने डायग्राम्स को शो करें। जैसे मैंने किसी क्वेश्चन में डायग्राम को शो किया है, तो अगले टाइप के क्वेश्चन में मैंने उसे बुलेट पॉइंट्स में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने अगर कोई अंतर पूछा है तो मैंने उसे टेबल बना के दिखाया है। तो एग्जामिनर के पास आपकी कॉपीज आएगी, आपको अपनी कॉपी के माध्यम से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे भी कॉपी मोनोटोनस ना लिखें। दूसरी चीज है कि जब भी आप आंसर लिखें तो अपने आंसर को किसी कोचिंग से या किसी टेस्ट सीरीज के चेक करवाने से पहले आप खुद रिव्यू करें। आप खुद देखिए कि आप उसको कितना बेहतर और तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, रिप्रेजेंटेशन में, मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करती हूँ, अगर आप रिप्रेजेंट उसको 2 से 3 तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसको इतने अच्छे तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके बाद आप जो भी मैप्स बना रहे हैं या फ्लो चार्ट बना रहे हैं, इसको एक बॉक्स में जरूर बंद कर दें और इसके नीचे इंडिकेशन दे दें कि ये किस चीज का मैप है या ये क्या दिखा रहा है। ऑल्दो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, लेकिन अगर आप इस चीज को, ये माइन्यूट डिटेल्स हैं जो बहुत यूजफुल होती है, अगर आप इसको बॉक्स में बंद करेंगे
और ये शो करेंगे कि हाँ ये मैप है, ये डायग्राम है, ये इस चीज के लिए बनाया गया है, तो वो एग्जामिनर को जरूर इम्प्रेस करेगा और बाकी स्टूडेंट से आपको एक एज दिलवाएगा। तैयारी के दौरान एक सोशल मीडिया का भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि लोग पूछते हैं कि सोशल मीडिया यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कट डाउन करें तो कैसे कट डाउन करें। मैं अपनी बात करूं तो जब तक मेंस एग्जाम नहीं हुआ था, मेंस 2021 का एग्जाम, तब तक मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं किया हुआ था। उसके बाद मेंस के बाद मैंने सोशल मीडिया पर अपने आईडी क्रिएट किए, अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जो भी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस है उनसे अभी तैयारी के दौरान दूर रहिए। उसके बाद जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पास बहुत एम्पल टाइम भी होगा, आपके पास बहुत एम्पल क्रिएटिविटी भी होगी जो आप अपने अकाउंट्स पर दिखा सकते हैं। अभी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स से दूर रहिए, यही मेरी सलाह रहेगी। बाकी इंटरनेट का उपयोग आप अपनी बेहतरी के लिए करें, रिसोर्सेज के लिए करें। जैसे अगर आप जयपुर में नहीं है या आप दूर बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, पा सकते हैं। अपनी टेस्ट सीरीज जो है वो ऑनलाइन दे सकते हैं। जो भी रिसोर्सेज मार्केट में चल रहे हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो आपकी तैयारी में ये आपको एक एज दिलवाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंटरनेट का उपयोग आप बेहतरी के लिए करें, ना कि अपनी स्टडी को हैम्पर करने के लिए करें।